नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे शो में बाजार का आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रेटजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। पूछ सकते हैं सवाल, कॉल कीजिए। नंबर है हमारा 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कॉल करें। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी और एक और खास एक्सपर्ट का परिचय करा देते हैं, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका आज के इस शो में। हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल देते हैं। अप्रैल सीरीज के एक्सपायरी के दिन हमने देखा शेयर बाजार में रही जोरदार तेजी। सेंसेक्स करीब 350 अंकों की मजबूती के साथ 60,000 के पार बंद हुआ। निफ्टी 101 का अंक चढ़कर 18,000 के पास क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी 200 अंक चढ़ा और 43,000 के पास बंद हुआ। बाजार में आज जोश भरने का काम आईटी और रियल्टी सेक्टर के शेयरों ने किया। और एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में लगातार तेजी कैसे बनी हुई है और बाजार को ताकत कहां से मिल रही है। भारतीय बाजारों के लिए ये पूरा हफ्ता अब तक बेहद शानदार और सीरीज का तो कहना ही क्या। इस हफ्ते 4 के 4 ट्रेडिंग सेशन निफ्टी और बैंक निफ्टी हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए हैं और आज भी वही ट्रेंड बरकरार रहा। और इस पूरी सीरीज में जहां सीरीज की शुरुआत की थी एकदम निचले स्तरों से और सीरीज का अंत आज बाजार ने हाईएस्ट लेवल पर किया और जो क्लोजिंग हुई क्या कहना। लंबे समय बाद 2 महीने बाद 43,000 के ऊपर क्लोजिंग या उसके आसपास की क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी में और 17,900 के ऊपर निफ्टी बंद होता हुआ दिखा। कल ही की तरह आज भी भारतीय बाजारों को शुरुआत करने के लिए संकेत अमेरिकी बाजारों से खराब ही थे। 250 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे बंद हुए, यानी कि उम्मीद से ज़्यादा कमजोरी वहाँ रही। डाउ 250 पॉइंट नीचे बंद हुआ और डाउ फ्यूचर्स भी कोई बहुत बड़ी तेजी का संकेत नहीं दे रहे थे, हल्के से हरे निशान में थे। एशिया में मिला जुला थोड़ा पॉजिटिव कारोबार था और कल के सेशन में एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में हल्की फुल्की खरीदारी। लेकिन भारतीय बाजारों का मोमेंटम तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, धीमे धीमे स्पीड से ही, लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर की तरफ का मूड बना रखा है बाजार ने और तेजी का माहौल बना हुआ है। और ऐसे में बाजार ने आज शुरुआत एकदम सुस्त की, जबकि होनी चाहिए था कमज़ोर। एसजीएक्स निफ्टी के विरुद्ध बाजार फ्लैट खुलने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। कल की तरह ऐसा नहीं कि नीचे गिरे और बाद में संभले हो। आज तो बाजार जिस लेवल पे थे वहाँ से धीमे धीमे करते करते ऊपर ही बढ़ते रहे और बाद में 17,900 को भी पार किया और बंद उसके ऊपर दिन के हाई पॉइंट के आसपास हुए। और यही हाल बैंक निफ्टी का था, पहले 42,800, 42,900 और उसके बाद 43,000 को भी पार किया और बंद उसके आसपास होते दिखे। एक और अच्छी बात यह कि ये आज का जो एक्शन था सिर्फ मंथली एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग का नहीं था, फ्रेश खरीदारी हो रही थी। और साथ ही ब्रॉडर मार्केट में अगर आप देखें कैश मार्केट के स्टॉक्स में अब धीमे धीमे जो एक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है वो बाजार को बड़ा पसंद आ रहा है। और उसकी वजह से आप ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी जो देख रहे हैं, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, खासतौर से छोटे ट्रेडर्स जिनके पास कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं, वहाँ एक्शन आने से उनके चेहरे भी अब थोड़े से खिल रहे हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि इससे बढ़िया सीरीज़ की आप उम्मीद नहीं कर सकते थे, इससे बढ़िया हफ्ते की उम्मीद नहीं कर सकते थे। तो भारतीय बाजार में ज़बरदस्त मोमेंटम है और ग्लोबल सपोर्ट पूरा नहीं होने के बावजूद हमारे बाजार तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। आइए अब अविनाश जी के पास चलते हैं। अविनाश जी, बाजार में तो काफी अच्छा मोमेंटम है, आगे बरकरार रहने की उम्मीद है। क्या लेवल्स आप देख पा रहे हैं बाजार के आने वाले कुछ दिनों में? इनफैक्ट स्वाति, मुझे लग रहा है कि देखिए आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, दमदार था। मंथली एक्सपायरी का दिन होने के बावजूद मार्केट्स ने एक बहुत अच्छा पॉजिटिव क्लोज दिया है। इसमें एक कारण तो यही है कि एफआईआईज वापस बाइंग मोड में आ गए हैं। आज भी अच्छी खरीदारी इन्होंने की है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के नतीजे आ गए हैं, जैसे आज एक्सिस बैंक के नतीजे आ गए, एल&टी माइंट्री के नतीजे आ गए, डेफिनेटली नतीजे मार्केट्स के उम्मीद से काफ़ी अच्छे थे। कल बजाज फाइनेंस के भी नंबर आए थे, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट्स अभी नतीजों पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। मेरे ख्याल से आज की क्लोजिंग देखने के बाद ऐसा लग तो रहा है कि इस हफ्ते में अगर हो सके तो हम 18,000 भी टच कर सकते हैं या आने वाले मंडे ट्यूसडे को करेंगे। बट डेफिनेटली बाइंग मोड बहुत स्ट्रांग है। कोई भी गिरावट अगर मिलती है तो क्वालिटी स्टॉक्स में निवेशकों को जरूर मौका यूज करना चाहिए एक्यूमुलेट करने के लिए। मंदी के कोई कारण दिख नहीं रही है और मुझे लग रहा है कि अर्निंग सीजन अगर अच्छा ठीक ठाक रहा तो हम लोग 18,100, 18,200 बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। ओके, तो ये रही लेवल्स की बात। और
पोजिशनल ट्रेड किसी को ऐसे बाजार में लेना हो अविनाश जी, तो कौन सा स्टॉक आपके पसंद रहेगा? अगर शॉर्ट टर्म पोजिशनल की बात करें तो इनफैक्ट स्वाति हमको फार्मा सेक्टर में ग्लेनमार्क पसंद है। अगले 10-12 दिन के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे प्राइस 551 है। जिस प्रकार की तेजी आज स्टॉक में देखने को मिली है, मुझे लग रहा है कि और भी थोड़ा बढ़ने की अपेक्षा रहेगी। यहाँ पे हमारा जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 563 है और यहाँ पे स्टॉप लॉस 545 का रखिए। तो 8 से 10 दिन का नजरिया कोई लेता है तो मेरे ख्याल से ग्लेनमार्क फार्मा में एक अच्छा पोजिशनल ट्रेड बन सकता है। ओके, तो पोजिशनल ट्रेड के लिए ग्लेनमार्क फार्मा पसंद है अविनाश जी को, इसमें खरीदारी की सलाह उनकी आ रही है। आइए पहले कॉलर से बात करते हैं, जानते हैं उनका सवाल। दिल्ली से रोहित कुमार पटेल हमारे साथ है। रोहित जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा सवाल है आरईसी। मैंने 20,000 शेयर लिए हैं, 119 का भाव है, तो उसको लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं और 6 महीने के लिए मैक्सिमम रख सकते हैं, तो क्या करना चाहिए मुझको? अभी और एवरेज करें 6 महीने से साल भर का नजरिया? ओके, आरईसी पर जिसपे हो रहा है अच्छा खासा मुनाफा इन्हें, नंबर ऑफ शेयर्स भी काफी अच्छे खासे अविनाश जी इनके। एक तो कह रहे हैं कि बने रह सकते हैं क्या ये, और क्या इन लेवल्स पर एवरेज करने की सलाह रहेगी आपको, आपकी इनको? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए इन्होंने अच्छा शेयर खरीदा है और आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में काफी बड़ा प्लेयर है। इनफैक्ट इनके डिविडेंड्स बहुत अच्छे होते हैं। अभी भी डिविडेंड यील्ड भी देखे तो करीबन 2.5-3% का डिविडेंड यील्ड करंट प्राइस पे आ रहा है। मार्च का नंबर काफी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि मार्च के नंबर्स के साथ डिविडेंड भी अच्छा आने की उम्मीद रहेगी। तो मेरे ख्याल से अगर नजरिया 6 से 12 महीने का है तो 135-140 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है। तो यहाँ पे होल्ड करिए। अगर इनको चाहे तो ये थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन नजरिया कम से कम 6-8 महीने का रखिए और मार्च के नंबर्स होने के बाद आपको डेफिनेटली एक इमीडिएट बाउंस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर थोड़ी अवधि बढ़ाते हैं तो मेरे ख्याल से 145-150 का भी लेवल पॉसिबल है। 6 से 8 महीने के लिए आरईसी होल्ड करने की सलाह अविनाश जी की तरफ से। कानपुर से अजय सिंह जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार अजय जी, क्या सवाल है आपका? वेरी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अविनाश सर। मैम मेरे पास इन्फोसिस के शेयर हैं 100 शेयर। जिस दिन रिजल्ट आया था 10% नीचे गिरा था, तो मैंने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ले लिया था। 1260 रुपए का भाव है, तो और नीचे जाने पे एवरेज करें या निकलना चाहिए? ओके अविनाश जी, क्या स्ट्रैटेजी रखें इन्फोसिस में लंबी अवधि की? देखिए मुझे लग रहा है कि इनका नजरिया अगर 1.5-2 साल का है तो डेफिनेटली यहाँ पे ये निवेशित रह सकते हैं। और मेरे ख्याल से देखिए इन्फोसिस में जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है वो ग्रोथ को लेके है। इन्होंने सिंगल डिजिट ग्रोथ बोला है, अगले साल वो ग्रो करेंगे, बट डेफिनेटली कंपनी काफी बड़ी दिग्गज प्लेयर है, कंपनी के पास काफी कैश है, ऑर्डर्स है। बट ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आपने इन्फोसिस का शेयर लिया है तो अगले 6-12 महीने के लिए थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आईटी स्पेस में ओवरऑल स्लो डाउन दिख रहा है। तो 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम है तो ही आप होल्ड करिए, तभी आपको एक अच्छा मुनाफा मिलेगा। और करंट प्राइस पे होल्ड करिए, इनको डेफिनेटली अच्छा मुनाफा तब बनेगा जब थोड़ा सा लंबा निवेश ये करेंगे। ओके, मुनाफा बना सकते हैं, थोड़ा लंबी अवधि का आपको नजरिया रखना पड़ेगा इन्फोसिस में बने रहने की सलाह आपके लिए। लखनऊ से अनुमय श्रीवास्तव हमारे साथ है। नमस्कार, कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैम मेरे पास रैलिस का शेयर है, 500 शेयर है, 196 की खरीद है मेरे पास। कब तक के लिए लिया है? मेरे पास व्यू है इसका, मैं 1 महीना 2 महीने रख सकता हूँ इसको। ओके, छोटी अवधि का नजरिया रैलिस इंडिया पर ये रख रहे हैं सर। क्या व्यू रहेगा आपका रैलिस इंडिया स्टॉक पर? स्वाति देखिए रैलीज इंडिया के जो नंबर्स आ गए हैं मार्च क्वार्टर के, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग नंबर्स आए। कंपनी ने लॉस रिकॉर्ड किया है और पूरी एग्रोकेमिकल स्पेस में हमने अंडर परफॉर्मेंस देखी है। दिसंबर का क्वार्टर भी रैलीज इंडिया के लिए खराब था, मार्च का क्वार्टर भी खराब आ गया है। और शॉर्ट टर्म में तो मुझे लगता नहीं कोई बड़ा ट्रिगर होगा, क्योंकि नॉर्मली एग्रोकेमिकल कंपनीज में क्या होता है कि अप्रैल टू सितंबर ये इनका पीक पीरियड होता है। उसके बाद इनके सीजन का जो सेल होती है वो कम होती है। तो नजरिया अगर इनका 1-1.5 महीने का है तो कोई भी उछाल अगर मिलता है तो इनको निकल जाना चाहिए। अगर नजरिया थोड़ा लंबा है तो ही ये होल्ड करे। कंपनी काफी अच्छी है, टाटा ग्रुप कंपनी है, लेकिन वापस बाउंस बैक करने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। तो अगर इनका शॉर्ट टर्म व्यू है तो मेरे ख्याल से कोई भी उछाल आता है तो निकल जाए। क्योंकि आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो आप उछाल आने पर निकल सकते हैं, लेकिन अगर लंबा रख सकते हैं नजरिया तो रैलिस इंडिया में आपको अपने भाव आते हुए नजर आ सकते हैं। यही राय आपके लिए हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। राउरकेला से शिशिर साहू हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका?
हमारा आरबीएनएल स्टॉक 250 है, 37 रुपीज में। ओके, कब तक का व्यू है आपका? लॉन्ग टर्म व्यू है, अभी प्रॉफिट बुक करके निकलना है ना, लॉन्ग टर्म रखना है वही। ओके, कुछ मुनाफा तो इन्हें हो रहा है, पर इतना मुनाफा काफी है इनके प्रॉफिट बुकिंग के लिए कि सर वेट करें आरबीएनएल में अभी? नहीं, इनफैक्ट इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे स्वाति एंटर किया है। मेरे ख्याल से आरबीएनएल में अभी नवरत्ना स्टेटस कंपनी को मिलने वाली है, तो उसमें काफी अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिली। प्लस कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी है, 65,000 करोड़ के ऊपर के ऑर्डर्स है। प्लस रेलवे इंफ्रा थीम में ये काफी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर इनका नजरिया कम से कम साल भर का है तो ये होल्ड कर सकते हैं। करीबन 145 150 का भी टारगेट प्राइस पॉसिबल है। थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि इनके पास वैसे भी निचले लेवल का शेयर है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी अच्छी है, तो होल्ड करने की राय रहेगी। और करीबन 140 150 होता है तब थोड़ा मुनाफा वसूल करें। ओके, तो होल्ड करने की सलाह आरबीएनएल पर आपके लिए। व्हाट्सएप पर सवाल आ रहा है हमारे पास भोपाल से बलराम दुबे साहब का। एलएनटी टेक इनका स्टॉक है, सवाल जानना चाह रहे हैं इस पर। 120 शेयर है, 3,360 की खरीद है इनकी एलएनटी टेक पर। सर कैसा लगता है आपको ये स्टॉक? और बताइए सर, इनकी खरीद के हिसाब से इन्हें अच्छा मुनाफा तो है, तो मुनाफा बांधे निकले या फिर बना रहना अभी सही रहेगा और मुनाफा कमा सकते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि एल&टी टेक्नोलॉजीज जो नंबर्स कंपनी ने डिक्लेयर किए, मेरे ख्याल से मार्केट्स के उम्मीद से काफी अच्छे नंबर आ गए, उसीलिए शेयर में एक अच्छा उछाल आपको देखने को मिला। मेरे ख्याल से जिस प्रकार की कमेंट्री मैनेजमेंट से आई है, उन्होंने कॉन्फिडेंटली कहा है कि इनके पास काफी अच्छी ऑर्डर बुक है, मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए भी जगह है, और ये काफी एडवांस्ड सेगमेंट्स में काम करते हैं, जैसे मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो कहीं ना कहीं मार्केट को लग रहा है कि ये इसकी ग्रोथ दूसरी आईटी कंपनी से बेहतर रहेगी। तो नजरिया अगर कम से कम 6 to 12 मंथ्स है, तो यहाँ पे होल्ड ऑन करिए। यहाँ पे ऑलरेडी अच्छे प्राइस पे इन्वेस्टर ने खरीदा है। मेरे ख्याल से यहाँ से करीबन 4,100 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है, तो कंटिन्यू टू होल्ड। ओके, 6 से 12 महीने के नजरिए के लिए एल&टी टेक में बने रहने की सलाह अविनाश जी की तरफ से। मुंबई से विश्वनाथ साहनी का सवाल लेते हैं। मेट्रोपोलिस इनके पास है और गोदरेज प्रॉपर्टीज। मेट्रोपोलिस के 90 शेयर है, 1893 की खरीद है इनकी, और गोदरेज प्रॉपर्टीज के 100 शेयर है, 1479 की खरीद के साथ। सर, मेट्रोपोलिस और गोदरेज प्रॉपर्टीज दोनों ही स्टॉक पर आपसे राय लेना चाहेंगे। देखिए, मुझे लग रहा है कि पेट्रोपोलिस का शेयर उन्होंने थोड़े से ऊपरी लेवल पे जरूर लिया है, लेकिन अगर नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है, क्योंकि कोविड के बाद इनको काफी बेनिफिट हो गया था, और मेरे ख्याल से जो इंक्रीमेंटल गेन था वो अभी निकल गया है। डायग्नोस्टिक स्पेस में स्वाति बहुत कंपटीशन आया है, टाटास ने एंट्री की है, प्लस काफी दूसरे बड़े ग्रुप्स एंटर कर चुके हैं, तो कंपटीशन काफी बढ़ने वाला है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी उछाल में निकल जाना चाहिए। यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी री-रेटिंग आपको मिलेगी। बिल्कुल सर। आइए अगले कॉलर से बात करते हैं। सूरत से जीरेन हमारे साथ है। नमस्कार, कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैडम, मेरा वेदांता करके है, 200 शेयर है, 700 शेयर है, 279 के भाव के, 280 के भाव में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म में कैसा रहेगा वो। लॉन्ग टर्म के लिए वेदांता पर क्या स्ट्रैटेजी रहेगी सर आपकी? देखिए, मुझे लग रहा है कि वेदांता में थोड़ी बहुत चिंताएं उनके कर्जा को लेके है, और उसीलिए शेयर में एक भारी बिकवाली हमको देखने को मिली है। लेकिन अभी हाल ही में वेदांता ने काफी सिग्निफिकेंट डेट रिपे किया है, तो वो एक अच्छी बात है। सबसे बड़ा ट्रिगर वेदांता के लिए जो शेयर होल्डर्स के लिए होता है, वो बेसिकली हर 3 महीने के बाद वेदांता बहुत लिबरल डिविडेंड पे आउट्स करता है। तो मेरे ख्याल से ये निवेशक को भी काफी अच्छे डिविडेंड्स मिले होंगे। तो मेरे ख्याल से देखिए, अगर मेटल सेक्टर की बात करें तो अगले 3-6 महीने के लिए अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू होगा। ऑयल का बिजनेस भी थोड़ा सा ढीला ही चलेगा। तो अगर नजरिया साल 1.5 साल का है तो ही होल्ड करिए, तो ही इनको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। बट शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी जरूर रहेगी। तो अभी तो फिलहाल प्राइस पे होल्ड करें। इस प्राइस पर वेदांता को होल्ड करने की सलाह आपके लिए अविनाश जी की तरफ से। व्हाट्सएप पर सवाल आ रहा है बरेली से देव सिंह का। इनका सवाल अर्कॉन पर है, अर्कॉन इंटरनेशनल 900 शेयर है, 50 की खरीद है इनकी। काफी फोकस में भी शेयर रहा, लगातार 8वें दिन तेजी देखी गई है, रिकॉर्ड स्तर को भी शेयर ने छुआ है। इसी महीने शेयर में करीब 40% का उछाल भी देखा गया है। अर्कॉन में तो काफी धूम मची हुई है सर, इनको अच्छा मुनाफा भी है 20,000 से ऊपर का। क्या कर रही है अभी?
नहीं, मेरे ख्याल से देखिए इनकी क्वांटिटी काफ़ी बड़ी है, प्लस इन्होंने अच्छे लेवल पे एंट्री की है। तो मेरा तो मानना है कि थोड़ा-सा मुनाफ़ा वसूल कर ले, बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करे, क्योंकि ये भी एक रेलवे इंफ्रा थीम का स्टॉक है। ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एग्ज़ीक्यूशन भी बहुत बढ़िया है और मुझे लग रहा है कि मार्च के क्वार्टर तो अच्छे रहेंगे, बट इवन एफवाई 24 के लिए जो आउटलुक है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इरकॉन डेफिनिटली सरकारी बेसिकली ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है और प्लस रेलवे और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भी काम करती है। तो यहाँ पे आउटलुक पॉजिटिव है, तो थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करिए। अगले 6-12 महीने का आउटलुक पॉजिटिव है। ओके। अगला सवाल लेते हैं लखनऊ से। अनुमय श्रीवास्तव का हमारे पास सवाल है और ओके, इनफैक्ट अगला कॉलर अगले सवाल पर जाते हैं। हमारे पास मुंबई से महेश मोटवानी का सवाल इनफैक्ट हमारे पास आ रहा है। गुजरात अल्कलीज पर इनका सवाल है। 500 शेयर है, 700 की खरीद पर इन्होंने गुजरात अल्कलीज लिया हुआ है। सर 5000 तक का नुकसान है फिलहाल। अगर कुछ टाइम तक होल्ड करते हैं ये, तो इनके भाव आते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, मुझे लग रहा है कि गुजरात अल्कली एक बड़ा कॉस्टिक सोडा प्लेयर है और बाकी वैल्यू एडेड केमिकल्स भी बनाते हैं, बट इनका मेन बिजनेस कॉस्टिक सोडा से आता है और कॉस्टिक सोडा के प्राइसेस अभी हाल ही में स्वाति काफी गिरे हैं, 15-20% गिरे। तो मुझे लग रहा है कि देखिए अगला 1-2 क्वार्टर थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर रहेगा, बट नजरिया अगर कम से कम 12-15 महीने का है, अगर ये थोड़ा सा वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं तो ही होल्ड करे। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि अगर इनका शॉर्ट टर्म व्यू है तो मेरे ख्याल से कोई भी उछाल में निकल जाए। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। कल होगी मई सीरीज की शुरुआत और इस शुरुआत को करने के लिए संकेत अमेरिकी बाजारों से बेहतर आने की उम्मीद आप कर सकते हैं। 2 दिन तक गिरने के बाद इस बात की पूरी संभावना बनती कि अमेरिकी बाजार थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करें और 100 पॉइंट ऊपर डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स आज 3:30 बजे ट्रेड भी कर रहे थे, तो थोड़े बहुत संकेत तो हम वहां से लेंगे। लेकिन भारतीय बाजारों में अपना मोमेंटम बेहद स्ट्रॉन्ग है और 17,900 के ऊपर की क्लोजिंग कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली। तो आज के लिए अब आपकी जो सपोर्ट रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है वो है 17,800 17,825। कल आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 17,975 से 18,050, ये 75 पॉइंट की रेंज हल्की फुल्की रुकावट। बैंक निफ्टी 43,000 पर बंद हुआ है। अब आपके लिए जो सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी पर वो 42,600 से लेकर 42,800 की रेंज में रहेगा और ऊपरी स्तरों पर 43,000 को पार करके टिकने के बाद बैंक निफ्टी 43,200-250 तक जाने की कोशिश कर सकता है और उसके बाद कुछ और बड़े लेवल 43,500 तक के आपको अगले हफ्ते तक आते हुए दिख सकते हैं। एक्शन पूरा बना हुआ है बाजार में, ब्रॉडर मार्केट में भी तेजी फैलने की संभावना है और साथ ही रिजल्ट्स के लिहाज से अब तक कहीं कोई एक्सीडेंट्स है नहीं, नंबर्स इनलाइन या थोड़े मजबूती के आ रहे हैं। सो उस लिहाज से स्टॉक्स भी पूरे एक्शन में। तो कल भी हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात है, सोमवार को बाजार है बंद, तो लंबा वीकेंड होगा 3 दिनों का, तो उस लिहाज से हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर कल आपको आती हुई दिख सकती है लगातार, अगर 5 दिन तेजी होती तो। लेकिन कोई बड़ा रिवर्सल हो, बड़ा खतरा फिलहाल तो बाजार में नहीं दिख रहा। ग्लोबल मार्केट्स अगर स्टेबल भी बने रहें, तेजी ना भी हो, तब भी भारतीय बाजार अपनी मजबूती को बरकरार रख पाने में कामयाब होंगे। और आइए देखते हैं कल का ऑप्शन। कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए बात करते हैं चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया से। सुमित जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। कल के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? नमस्कार स्वाति। कल के बाजार में 2 स्ट्रेटेजी है मेरे पास। ऑप्शन के जरिए दोनों में तेजी करके चलने का सलाह रहेगा। पहला स्टॉक है M&M। M&M में आज मजबूती बनी थी तो कल ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। 1220 वाला कॉल 35 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 27 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट रहेगा 45 रुपए से लेके 50 रुपए का। तो M&M का 1220 का कॉल खरीदारी करे 27 के स्टॉप लॉस से 45 से 50 के टारगेट के लिए। दूसरा स्टॉक है मेटल सेक्टर का जिंदल स्टील। जिंदल स्टील के अंदर 580 वाला कॉल 19 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। स्टॉप लॉस लगाना है 15 रुपए का और टारगेट ऊपर में रहेगा। पहला टारगेट 24 रुपए का, दूसरा टारगेट 28 रुपए का। तो जिंदल स्टील का 580 का कॉल 19 के आसपास खरीदारी करें 15 के स्टॉप लॉस से 24 से 28 के टारगेट के लिए। धन्यवाद सुमित जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी देने के लिए। और अविनाश जी, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए आपका पसंदीदा स्टॉक कौन सा रहेगा? स्वाति, लॉन्ग टर्म पिक हमारा एक रियल एस्टेट कंपनी है जिसका नाम है अनंतराज लिमिटेड। ये कंपनी ने कल ही अपने नंबर्स डिक्लेयर किए, बहुत ही दमदार नंबर्स।
1000 करोड़ का रेवेन्यू पे इन्होंने करीबन 150 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो पिछले साल सिर्फ 50 करोड़ था। इनका जो मेन पॉजिटिव है वो ये कि ये गुड़गांव में काफी बड़ी लैंड बैंक ओन करते हैं, करीबन 200 एकड़ की जमीन इनके पास है। सबसे बड़ी बात, डिमांड काफी अच्छी है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के बाद भी इन्वेंट्री सेल्स काफी अच्छी हो रही है, आने वाला साल भी इनके हिसाब से काफी अच्छा होगा। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ा ट्रिगर जो इंपॉर्टेंट है वो इनका डेटा सेंटर बिजनेस है। इन्होंने डेटा सेंटर का बिजनेस अभी शुरू किया है, 3 मेगावाट की कैपेसिटी ऑलरेडी चालू हो चुकी है और 3 मेगावाट सितंबर में आने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले साल 1.5-2 साल जो डेटा सेंटर का बिजनेस है वहां पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। हमको लग रहा है कि करंट प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव है, करीबन 190-200 का टारगेट प्राइस अगले 6 से 12 महीने में पॉसिबल है, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ग्रेड काउंटर है। अनंतराज लिमिटेड में लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। धन्यवाद अविनाश जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।